कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अर्जुन ने सुकन्या से फिर पूछा उसे डायरी के बारे में। सुकन्या बताओ, वह डायरी किसकी है? वह जो डायरी है ना, वह मेरी माँ की है। उसका नाम गायत्री था। कहती हुई सुकन्या ने सारी कहानी अर्जुन को सुना दी। अर्जुन इस सत्य को जानकर जड़ सा हो गया था। अर्जुन अर्जुन सुकन्या बोल रही थी। तब अर्जुन को होश आया। हे भगवान, सुकन्या, यह तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं तो इसे अदिति से जोड़कर ही देख रहा था। ये तो इतने सालों से भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और बेचारी भोली भाली लड़कियां इनका शिकार बन रही है। आज तक किसी को भी अविश्वास नहीं हुआ। हरिया मूसा जी पिछले 9-10 सालों से साथ है। वह भी ना पता कर पाए माँ का। तुम्हारे बारे में मुझे पता चला तो मैंने खुद को इस योजना में फिट कराया। पर देखो, समय भाग रहा है और हमारे हाथ कुछ नहीं। क्या ये रास्ता जो हमने अपनाया वो सही है? वह हमें कुछ और बड़ा करना पड़ेगा सबूत जुटाने के लिए। सुकन्या के सच ने और उसकी माँ की व्यथा ने अर्जुन को भी बेचैन कर दिया था। पर कैसे सुकन्या? हरिया जी को 24 घंटे उनके सामने रहना है, मुझे उनके ऑफिस में रहना है और तुम्हें घर में। हम तीनों अपनी जगह से हटे तो वह सचेत हो जाएगी। अर्जुन अब परेशान हो गया था। देखो, तुम परेशान बहुत जल्दी होते हो। अब तक हमारे पास यह सबूत नहीं था कि मेरी माँ इनके पास कभी थी भी या नहीं। अब है मूसा जी पर हवेली की निगरानी का जिम्मा है और वे अब हवेली के चप्पे चप्पे को छान मारेंगे। अगर मेरी माँ जिंदा है तो वहीं होगी। हम लोग जो भी काम करेंगे वह अब रात में करेंगे। 1-2 दिन में तुम वहाँ ऑफिस में यह समझने की कोशिश करो कि डील कैसे होती है। सुकन्या जो थोड़ी देर पहले दुख में डूबी थी, अब साहस से भर उठी थी। पर सुकन्या, वहाँ तो मोबाइल भी बाहर जमा हो जाता है। किसी को किसी से बात करने की इजाजत नहीं। फिर कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है? हर व्यक्ति पर कड़ी निगरानी है। यह तो मैं भी जानती हूँ। तगड़ी सिक्योरिटी के बिना इनका यह व्यापार फल फूल नहीं सकता। ये रहस्यमयी प्रथा तक सीमित नहीं है। रहस्यमयी प्रथा तो आसपास के गांव वालों को खामोश करने और अपना प्रभुत्व बनाए रखने का जरिया मात्र है। इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। गांव में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए आस्था और अंधविश्वास का सहारा ले रही थी पद्मनी। उस रात अर्जुन और सुकन्या यही सोचते रहे कि इस काम को कैसे अंजाम दिया जाए। उनकी अब तक की कोशिशें नाकाम थी। शक्ति और दौलत ने उनके मार्ग में कांटे बो रखे थे। भय के कारण कोई उनका साथ कभी नहीं देगा, यह भी उनको पता था। और दौलत से लोगों के ईमान को खरीदना और मुंह बंद कराना पद्मनी के लिए बाएं हाथ का खेल था, यह भी उनको पता था। वह खुद उनकी शतरंज के प्यादे थे। 2 महीने अर्जुन हवेली में रहा, पूरी हवेली भी न देख पाया। हरिया पर आज भी जीजी की निगाह रहती है। और सुकन्या कैसे क्या करे? सुकन्या समझ नहीं आ रहा। कहीं कोई सबूत नहीं मिला ऐसा कि जिसे दिखाकर कानून का सहारा लिया जा सके। सुबह जाने से पहले अर्जुन ने सुकन्या से कहा, कानून का सहारा तो तब लेंगे जब पता चले कि वहाँ सच में न्याय करने वाले बैठे हैं। वहाँ भी इनके चमचे हैं। पैसा जब सब खरीद लेता है, क्या तुम्हें लगता है कि इतने गलत काम करने वाले लोगों से कभी कोई चूक नहीं होगी? पर दंड शायद शिकायतकर्ता को ही मिला होगा। अर्जुन का फोन घनघना रहा था। सुकन्या ने देखा हरिया का फोन था। हाँ मौसा जी, क्या कुछ पता चला? सुकन्या व्यग्र होकर बोली। अरे शांत बैठो। सुकन्या, तू जल्दबाजी मत कर बेटा। कल ही मुश्किल से बच पाया हूँ। अभी शांत रहो। 2-3 दिन कुछ मत करो। अर्जुन कहाँ है? उसे समझा देना। काम से काम रखे, मैं बताऊंगा कब क्या करना है।
हरिया के स्वर में चिंता झलक रही थी। मौसा जी, हम कब से बैठे ही तो है। ऐसो तो मेरी माँ और मौसी जी कभी ना मिलेगी। मैं आ रही हूँ पद्मनी से मिलने, फिर वहीं रहूंगी। सुकन्या समझने को तैयार नहीं थी। तो क्या उनकी सगी है? अरे तुझे वो मेरी आंखों के सामने से गायब कर देगी। तू समझ जा बेटा, जल्दबाजी और जोश में गलती हुई तो कितनी जिंदगियां बर्बाद होगी, सोच जरा। हरिया जानता था कि सुकन्या जिद्दी है। किसका फोन है सुकन्या? चलो मैं अब चलता हूँ। अर्जुन जाने के लिए तैयार था। लो हरिया मौसा जी है, हमेशा डरते रहती है। अरे कब तक डरेंगे, जब देखो तब टांग अड़ाती है। पैर पटकती सुकन्या बाहर चली गई। हाँ हरिया जी, क्या कह रहे हो आप? यह इतनी भड़क क्यों रही है? अरे अर्जुन बेटा, देखो अभी वहाँ कुछ मत करना। हमें लगता है कि उसे संदेह है। कल मुझसे इतनी पूछताछ की, बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। तुम शांति से काम करो, यही उसे समझा रहा था। हरिया ने फोन कट कर दिया था। अर्जुन ने निकलते हुए सुकन्या से हरिया की बात मानने को कहा। समझाया कि माँ का पता वह तभी लगा सकेगी जब वह और हरिया सुरक्षित रहेंगे। अर्जुन चला गया पर सुकन्या उदास थी। आनंदी ने उसके उतरे चेहरे को देखकर कहा, खुश नहीं है ना तू? अरे तूने भी रुलाया है किसी को, तू ऐसे ही दुखी रहेगी। सुकन्या ने देखा आनंदी का चेहरा नफरत से भरा था। शायद आनंदी को अदिति के साथ हुआ अन्याय सता रहा था। सुकन्या चुपचाप अपना काम करने लगी। तू कैसे चैन से रह सकती है? दिल पत्थर है क्या तेरा? सोच तू अदिति की जगह होती तो। आनंदी जैसे आज लड़ने के लिए बैठी थी। मेरी क्या गलती है दीदी? आप जितना कहना है कह लो, पर अब तो कुछ भी बदला नहीं जा सकता। सुकन्या वैसे ही दुखी थी। आनंदी के व्यंग्य सहन न कर पाई वो। अरे तू चली जा देवर की जी की जिंदगी से, अदिति तभी आ पाएगी। तू क्यों नागिन की तरह जमी बैठी है? इसके आगे आनंदी बोल ना पाई, क्योंकि सावित्री की तेज आवाज ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। ए माधव की लुगाई, लगाम रख अपनी जुबान पर। क्यों ताने मारे हैं तू? एहसान मान इसका जो इसने हमें जात भार होने से बचाया, नहीं तो खाने के लाले पड़े होते। एहसान मैं तो क्यों ना मानूं? जे हाँ ना करती तो अदिति अट्ठे होती। बड़बड़ाती हुई आनंदी चली गई। तू दिल से ना लगा सुकन्या बहू, बावली है आनंदी। अब अदिति के नसीब ही खोटे थे, क्या करे। अच्छा माँ, एक बात पूछूं आपसे, आप सही सही बताएगी? सुकन्या सावित्री के पास जा बैठी थी। आनंदी कहीं नहीं गई थी। दरवाजे की ओर से इन दोनों को देख जल रही थी। घर में ये तीनों ही थी। भगत सिंह और माधव खेत पर चले गए थे। पूछ जवाब होगो तो जरूर बताऊंगी। पद्मनी जीजी कब से है इस गांव में? और ये रहस्यमयी प्रथा की रस्म आपके टाइम में भी थी? सुकन्या के पूछते ही सावित्री चौंक पड़ी। तू, थारे मन में ये सवाल क्यों उठ रहे हो सुकन्या बहू? अर्जुन को असर हो गयो के? माँ बताओ ना, बस ऐसे ही पूछ बैठी। वे तो कुछ ना बोले, उनसे पूछ देख ली। सुकन्या व्यग्र थी। सावित्री और उसकी सुकन्या की माँ में उम्र का ज्यादा अंतर नहीं था। शायद यही उम्र रही होगी उनकी। सुकन्या ने अनुमान लगाया। हाँ, जब मारो ब्याह हुआ तब मैं 16 की थी। 18 में तो माधव आ गया मेरी गोदी में, और 20 में अर्जुन। सावित्री जैसे खो गई थी बीती यादों में। कि आप इतनी कम उम्र में माँ बन गई? तो अभी आपकी उम्र? सुकन्या आश्चर्य से भर उठी थी। मैं 45-46 की हूँ। शायद मैंने याद को नहीं तारीख कि मैं कब पैदा हुई। अंदाजो है बस। म्हारी माँ बस मैंने 16 की कहती थी। सावित्री यादों में खो गई थी। माँ, तब तो आपने भी रहस्यमयी प्रथा के लिए जानो पड़ो होगे। हाँ री, पद्मनी जीजी के पिता महाराज थे तब। तब गांव में मंदिर निर्माण चल रहा था। देवता का भोग तब मंदिर में ना लगे, हवेली के तहखाने में लगे था। वहाँ कुछ था पर मैंने कुछ याद कोनी। गांव की किसी भी लुगाई ने पतो कोनी कि रहस्यमयी प्रथा में के होवे। उन्हें जानो और आनो का ही याद रहे है। सावित्री को जैसे याद ही नहीं था कि वह किससे और क्या बोल रही है। अब आनंदी भी वहां आ गई थी।
तू क्यों पूछ रही है ये सब? थारो के मतलब पद्मनी जीजी की जासूस है तू। माँ ओ माँ के बके है तू। जे सब जड़ देगी पद्मनी जीजी से। अभी तो तुम्हारे को डांट रही, अब खुद ही बीती बाता उठा रही है। आनंदी भड़क उठी थी। सावित्री जैसे चौंकी। सुकन्या, जे बात मत कर, चैन से रह और चैन से रहने दे। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़नो? रहस्यमी प्रथा पर अविश्वास को नहीं करो। परिवार पर विपद आवे है। देवता रुष्ट हो गए तो अदिति जैसो हाल होगो। उलझन, संशय, बेचैनी और घबराहट ने तीनों की जिंदगी में हलचल मचा दी थी। हरिया को भी अब लगने लगा था कि अगर वह इस रहस्य को उजागर नहीं कर पाया कि गंगा और गायत्री के साथ क्या हुआ और यहाँ क्या होता है, तो उसका त्याग बेकार हो जाएगा। वह परकटे पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था। उसे डर था कि जितनी ज्यादा देर होगी उतना ही सुकन्या को रोकना मुश्किल हो जाएगा। हरिया, थारो मन कठे रहे आजकल। कब से आवाज लगा रही हूँ। पद्मनी की रोबदार आवाज से हरिया चौंक उठा। नहीं नहीं पद्मनी जीजी, बस ऐसे ही। आज सुकन्या की माँ की पुण्यतिथि है, सो बस उसकी माँ की याद आ गई। हरिया हड़बड़ी में जो समझ आया बोल गया। ओ अच्छा सुन, थारो को पूजा पाठ करनी हो घरवाली वास्ते तो करा, फिर आके जे हवेली संभाल। म्हारे को 2 दिन के लिए शहर जानो है। यहाँ साफ सफाई वाले तुम और चौकीदार रहेंगे। ध्यान रहे कि हवेली के आसपास कोई भी पंछी पर न मार पाए। पद्मनी ने सारे नौकरों को एक पंक्ति में खड़ा करके कहा। सबने हाँ में सिर हिलाया। गणपत हमारे साथ जा जरूर रहा है, पर शाम को लौट आएगा, तब यह देखभाल करेगा हवेली की। 2 दिन कोई बिहा कोनी तो रहस्यमय प्रथा भी कोनी होवे, समझे? पद्मनी ने आदेश देते हुए कहा। 2 दिन के लिए पहली बार पद्मनी हरिया को हवेली की देखभाल के लिए छोड़ रही थी। यह काम तो गणपत का या काशी का होता था। पिछले 6 महीनों से काशी का कोई अता पता नहीं था। पद्मनी के हिसाब से वह काम छोड़ गया, पर गणपत की बातों से लगता था कि वह दुनिया छोड़ गया। वैसे पद्मनी के पास एक से एक शागिर्द थे, पर वह सब पर विश्वास नहीं करती थी। जो हुक्म जीजी हरिया ने सिर झुका दिया था। मारे को थारे पर भरोसो है। हरिया पर ध्यान रखिए कि भरोसा टूटने में देर को नहीं लगे और मैं धोखा बर्दाश्त को नहीं कर सकूं। जो आज्ञा, आप भरोसो करो मारे पर। भरोसों के वास्ते प्राण भी दे सकूं तो कम है। हरिया ने खुद को संभालते हुए कहा। वह शायद हरिया को चेतावनी दे रही थी। उन्हें शायद हरिया पर संदेह हो गया था। नहीं तो ऐसी बातें इससे पहले उन्होंने कभी हरिया के साथ नहीं की थी। धूर्त और चालाक थी पद्मनी, उससे पार पाना मुश्किल था। हरिया यह सोचकर अंदर ही अंदर घबरा रहा था और वह खुद को संयत रखने की कोशिश कर रहा था। थारे को पूजा पाठ करनी है कि अपनी घरवाली ने श्रद्धांजलि देवे जाओगे के? मारे पास ज्यादा समय को नहीं। ना जीजी, मारे मन में बसी है वो, दे दी मैंने श्रद्धांजलि। आपको टाइम कीमती है, आप देख लो, मारे को कट्ठे भी नहीं जानो। हरिया ने हाथ जोड़कर कहा। ठीक है गणपत, चल गाड़ी निकाल, जरा देख वे लुगाइया तैयार हुई के हो गई के। एक गाड़ी उनके कन्ने भी भेज दे। ये वही औरतें थी जो हमेशा पद्मनी के साथ रहस्यमयी प्रथा में रहती थी। थोड़ी देर में पद्मनी और उनका दल चला गया। हरिया बैठा था और चौकीदार गेट पर तैनात था। सफाई करने वाले औरतें अपना अपना काम कर रही थी। हरिया देखने के बहाने उठा और सबको सही से काम करने की नसीहत देने लगा। बीच बीच में चौकीदार को भी देख लेता था, जो कुर्सी पर पैर फैलाए बैठा था। मैं यही हूँ नीचे, काम अच्छे से करो, नहीं तो पता है ना, कहकर वह हवेली के हर कमरे को देखने लगा। वह पूरा ध्यान रख रहा था कि कोई उसे देख ना ले। यह सब करते हुए आधा घंटा हवेली में घूमने के बाद भी उसे कुछ संदेहजनक नहीं दिखा। पर पद्मनी के कमरे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। वह कमरा कोई कभी नहीं देख पाया। उसकी सफाई भी सिर्फ पद्मनी के सामने होती थी। आज हरिया का मन कर रहा था कि कैसे भी इस कमरे में घुसा जाए, पर कैसे? वह हवेली के बाहर भी हर ओर देख आया, खिड़कियां भी बंद थी, ताला तोड़ नहीं सकता था। थक हार कर वह
बाहर पड़ी कुर्सी पर ही बैठ गया। सोचने लगा कि इस हवेली की छानबीन कैसे की जाए। ऊपर ऊपर से तो सामान्य दिख रहा था सब। मन ये भी कह रहा था कि हाँ, कुछ नहीं होगा। अगर उसने किसी को बंदी बनाया होगा तो उसे कहीं और रखा होगा। रात हो गई थी सोचते सोचते, पर कोई निष्कर्ष ना निकल पाया। चौकीदार भी मेन गेट का ताला लगाकर उसके पास आ बैठा। सफाई कर्मी भी अपनी अपनी कोठरियों में जा चुके थे। उन्हें हवेली के बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। सो हवेली के एक और छोटी छोटी कोठरियां बनी थी। आप तो मेरे से भी पहले से हो अठे, हरिया ने चौकीदार से पूछ लिया। आप हमारे से पूछ रहे साहब, पतो है ना कि बात करनो मना है। पद्मनी जीजी जान गई तो जान ही जाएगी। चौकीदार उठ खड़ा हुआ था। अरे बैठो बैठो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज मन कर रहा है कि किसी से बात करूं। अगर यह बताऊंगा कि बात हुई आपसे तो मैं भी तो नहीं बचूंगा। अकेलापन बड़ी बुरी बीमारी होवे है। हरिया का पद चौकीदार से बड़ा था, इसीलिए चौकीदार के चेहरे पर भय स्पष्ट दिख रहा था। आप डरो नहीं, बैठो और बताओ, आपका परिवार कट्ठी है। साहब, आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हमारे से गलती हुई, माफी दे दो, जान दो हमारे को। नियम तोड़ दियो मैंने साहब, आपके पैर पड़ूं, कृपा कर दियो हमारे पर। चौकीदार भयभीत था बुरी तरह से। अच्छा, आप पहले मेरी कहानी सुनो, फिर तो भरोसा होगा आपको। बैठो जरा। अच्छा, आओ अंदर बैठते हैं। भयभीत चौकीदार हरिया की आज्ञा न ठुकरा सका और कांपता हुआ पीछे पीछे अंदर आ गया। वे लोग उस कमरे में थे जहां अर्जुन के लिए ऑफिस बना था, जहां अलमारियों में लेखा जोखा रखा था। हरिया ने अपनी वास्तविकता चौकीदार को बताई और यह भी कि आज भी वह यह सब क्यों कर रहा है। अब बोलो, तुम यह बातें जब जीजी को बताओगे तो मेरा तो नामो निशान ही मिट जाएगा। तो अब किसे डरना चाहिए? हरिया ने चौकीदार की ओर देखा। चौकीदार हैरत में पड़ गया था। फिर दुख की परछाई उसके चेहरे पर डोल गई। आप मुझे जानो कोनी, पहचान सको तो पहचानो। मैं अभागा हूँ जो मेरे माता पिता पद्मनी की बातों में आ गए। मैं उस जगह की चौकीदारी करता हूँ जिसने मुझसे सब छीन लिया। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची जिसे मैंने कभी नहीं देखा, उनकी सलामती के लिए नाचता हूँ पद्मनी के इशारों पर। बूढ़ा लगता हूँ ना मैं, पर मैं अभी 50 का भी नहीं हूँ। चौकीदार के चेहरे पर आक्रोश, घृणा, क्रोध सब भाव एक साथ तैर रहे थे। चौकीदार की बात पर हरिया चौंका और आंखें गड़ाकर उसे देखने लगा। बहुत गौर करने पर भी उसे ऐसा कोई चेहरा याद नहीं आया। कौन है यह? इसका मुझसे क्या संबंध? क्या मैं कभी इससे मिला हूँ? ये सवाल हरिया के दिमाग में तूफान मचा रहे थे। चौकीदार चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी निगाहें जमीन की ओर थी। फिर वह उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ साहब, पद्मनी के शागिर्द इधर ही डोल रहे होंगे। अगर उन्होंने मुझे नदारद देखा तो पता नहीं कौन सी विपद आवेगी। हरिया चौंका पर कुछ बोल नहीं पाया। गणपत यदि आ गया या किसी सफाई करनी से पद्मनी ने चौकीदार के विषय में जानकारी ली तो संकट आ जाएगा। यही सोच उसने चौकीदार को जाने दिया। रात के 10 ही बजे थे अभी और गणपत तो वापस आने ही वाला था। चौकीदार गेट पर बैठा था। भय और व्याकुलता उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। उसे मालूम था कि यह व्यक्ति स्वयं को सिद्ध करने के लिए दूसरों में कमियां ढूंढता है और आज उसने हरिया को अपनी कमजोरी जाहिर कर दी है। अब यह बात पता नहीं कहाँ तक जाएगी। गणपत अभी तक नहीं आया था, आएगा या नहीं ये भी पता नहीं था, लेकिन उसके आने की बात ने हरिया को भी रोक रखा था। बात सिर्फ उसकी तो नहीं थी, सुकन्या भी खतरे में पड़ सकती थी। उधर अर्जुन ने बहुत कुछ देखा। पद्मनी का वित्तीय लेन देन उसे चौंका रहा था।
इसमें विदेशी ट्रांजैक्शन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी। आखिर पद्मनी का बिजनेस क्या है? अभी तक उसे बिजनेस का पता नहीं चल पाया था। जिन कंपनियों के नाम ट्रांजैक्शन हुए थे, उनकी जानकारी वह वहां तो कैसे जुटा था? उस पर नजर रखी जा रही थी। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे से बात करने की इजाजत नहीं थी। तभी उसे अपने पीछे एक आहट सुनाई दी। यह मैनेजर था। अभी तक जितना काम किया तुमने, मैं देख रहा हूँ कि काफी देर से यही पेज खोलकर बैठे हैं। नहीं समझ आता तो साफ बोलो। वह घुर्रा रहा था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, समझ आ रहा है, बस कैलकुलेट कर रहा था। अर्जुन ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। कैलकुलेट? 1 घंटा लगता है क्या? यहाँ अपने काम से काम रखो। ये जो सोचने की आदत है ना, उसे मोबाइल की तरह बाहर ही जमा करवा दिया करो, समझे? मैनेजर धमका कर चला गया। उसने कैबिन से बाहर देखा। जितने लोग थे सभी सिर झुकाए खड़े थे। अर्जुन उन कंपनियों के नाम मन में रट रहा था ताकि बाद में उनकी जांच पड़ताल कर सके। उसे इतना तो समझ आ गया था कि पद्मनी सिर्फ रहस्यमयी प्रथा के बल पर तो यह सब नहीं कर रही। रहस्यमयी प्रथा तो इस खेल का बहुत छोटा सा हिस्सा है। यानी वह गांव में लोगों को अपने पक्ष में रखने का एक तरीका मात्र है। वहाँ जो कुछ भी होता हो, ये सब उससे बहुत बड़ा और विदेश तक फैला हुआ है। अर्जुन जब घर के लिए चला तो मोबाइल में उन कंपनियों के नाम सर्च किए, पर उसे उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। क्या वह अदिति से मिल आए जाकर? यही सोचकर उसने सुकन्या को फोन किया, लेकिन सुकन्या ने उसे घर आने और कोई रिस्क न लेने के लिए कहा। अर्जुन मन मारकर घर चला आया था। मन अदिति से मिलने के लिए तड़प रहा था। इधर हरिया को नींद नहीं आ रही थी। हवेली के हर कमरे दोबारा घूम आया था। कहीं कुछ संदेहजनक नहीं था, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। रात के 1 बजे थे। चौकीदार अब भी चौकस था। एक चक्कर लगाता, फिर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता। गणपत नहीं आया था और आने का कुछ पता भी नहीं था। हरिया ने फिर हवेली में घूमना शुरू किया। इस बार उसने नीचे के हर कमरे को ध्यान से देखा। नीचे कुल 12 कमरे थे। उसे एक कमरे में कुछ अजीब सा लगा। वहाँ एक बड़ी सी पेंटिंग थी। ऐसी पेंटिंग और किसी कमरे में नहीं थी। उस पेंटिंग में अजीब से चित्र बने थे। हरिया को वह पेंटिंग अजीब सी फीलिंग दे रही थी। वह पेंटिंग को ध्यान से देखने लगा। पेंटिंग की बगल में एक बोर्ड था। उसने बोर्ड को छुआ तो वो सरक गया। वहाँ एक हैंडल जैसा था। जैसे ही उसने हैंडल ऊपर किया, वह पेंटिंग सरक गई और सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। डरते डरते हरिया नीचे उतरा। वहाँ लाइट का स्विच ढूंढा और लाइट जलाई तो उसकी आंखें हैरत से फटी रह गई। यहाँ एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें ऐशो आराम के समस्त साधन थे, लेकिन कमरे के चारों तरफ छोटी छोटी जेल जैसी कोठरियाँ थी। वह उन कोठरियों के समीप गया। 4 फुट की इस कोठरी में किसी का लेटना भी मुश्किल था। फिर यह किसके लिए बनी है? कम से कम 7 कोठरियाँ होगी और वे इस बात की गवाही दे रही थी कि इनमें कोई ना कोई तो कैद था। वह गौर से देख रहा था कि एक कोठरी में उसे गाय लिखा दिखाई दिया, जो शायद खुरच कर लिखा गया था। उसे इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं मिला। वह ऊपर आ गया, दरवाजा बंद किया। सुनाई पड़ा कि बाहर के दरवाजे को कोई पीट रहा है और गाली बक रहा है। वह दौड़कर दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजा खोला तो गणपत था। मर गए थे क्या? 10 मिनट से दरवाजा ठोक रहा हूँ। ऐसे ध्यान रखोगे हवेली का? मुंह संभाल कर बात करो गणपत। रात के 2 बज रहे हैं, अगर आंख नहीं खुली तो। हरिया को गुस्सा आ गया था। गधे घोड़े बेच कैसे सो लेते हो? अरे पद्मनी जीजी को बोल दूं तो तुम्हारा तो पत्ता कटा। इसके पैसे थोड़ी मिलते हैं। गणपत बड़बड़ाते हुए पद्मनी के तख्त पर कुछ ढूंढ रहा था। जे जीजी भी बुढ़ा गई है अब। चाबी कट्ठे रखी है, मैं के जानू कितनी दूर से मारे को चाबी खातिर भेजा थे। खड़ा खड़ा तमाशा देखने लाग्यो। चाबी ढूंढ पद्मनी जीजी के कमरा की। हरिया भी ढूंढने लगा। आखिर बड़ी मशक्कत के बाद चाबी मिली। चलो भाई हरिया, वापस जानो है।
पता नहीं इस चाबी में प्राण अट गया है। पद्मनी जीजी का जब से याद आई मेरे प्राण मुश्किल कर दिए। जल्दी पहुंचकर मैं भी टांगा फैला लिया। गणपत नरम पड़ गया था। थे हाँ आराम करो गणपत, लिया मन ने बता कट्ठे ले जानो है चाबी ने, मैं पहुंचा देऊं। हरिया ने जब यह कहा तो गणपत ठठाकर हंस पड़ा। ऐसा हो सके कि थे चाबी पहुंचा देओ, पद्मनी जीजी मन ने ऊपर पहुंचा देगी। अरे हरिया, जे भंवर जाल है, फंसा तो उबरे को ना। सच ही कहा गणपत ने, भंवर जाल भी ऐसा कि निकलने का रास्ता भी ना मिले। यार माफ कर दे म्हारे को, यहाँ दोस्ती यारी कट्ठे निभे। सगरा लोग अपने प्राण खातिर काम करे, बस ऐसे ही चिल्ला दियो थारे पर। गणपत सच बोल रहा था। हरिया, गणपत, अर्जुन, सुकन्या और ऐसे ना जाने कितने लोग प्यादे थे पद्मनी के, सब बस काम करे। पद्मनी बहेलिया थी और ये सब पंछी जो जाल में फड़फड़ा तो रहे थे पर निकल नहीं पा रहे थे। गणपत चला गया और हरिया खुद को कोस रहा था कि उसने दिमाग क्यों ना लगाया। काश कुछ तो होगा कमरे में। चाबी के लिए इतनी परेशान क्यों हुई पद्मनी? पर अब पछताने से होता क्या था। उधर अर्जुन ने सुकन्या को सब बताया कि आज उसने क्या देखा। यह खेल बहुत बड़ा और खतरनाक है, इसीलिए हमें आसानी से कोई सबूत नहीं मिल रहा। सुकन्या भी सुनकर हैरत में आ गई थी। सच कह रहे हो अर्जुन, अगर ये रहस्यमयी प्रथा तक ही होता तो अब तक हमें सबूत मिल गए होते। जे लोग चालाक है और हमारी चाल का भी शायद इनको अंदेशा हो गया है। तभी जब से आपने कैमरे लगाए वहाँ शांति है, और अगर इन्हें यह सब पता है तो हम सब संकट में हैं। सुकन्या भी परेशान हो गई थी। सुकन्या, मुझे तो लगने लगा है कि हम कभी सच नहीं जान पाएंगे। हमारी औकात ही क्या है, उसके जाल में फंस गए हैं। काश मैंने रहस्यमयी प्रथा पर उंगली ना उठाई होती तो आज अदिति के साथ खुशी खुशी जीवन जी रहा होता। अर्जुन के स्वर में हताशा झलक रही थी। सच है आपकी बात, हम कुछ नहीं करते तो जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहता। पर एक बात बताओ, ये बात सिर्फ हम लोगों की नहीं है, किसी को तो खड़ा होना होगा। इस डर से कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे आंखें नहीं मूंद सकते ना। प्रयास रंग लाती है, अन्याय का अंत करने के लिए खड़ा होना पड़ता है। उसमें हार जीत नहीं, प्रयास मायने रखते हैं, सुकन्या ने कहा। बात तो सच है सुकन्या, पर हमारी जिंदगी उसका क्या। तुम्हारे भी तो सपने होंगे, मेरे भी है। अदिति जो मुझसे अलग अकेली पड़ी है उसके भी है। हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? जब हम अपनी ही जिंदगी जीना भूल गए तो औरों की जिंदगी से क्या मतलब। अर्जुन हिम्मत खो रहा था। यही तो गलती करते हैं हम सब लोग। हम सिर्फ अपने सुख के विषय में सोच गलत को नजरअंदाज करते हैं। मेरी माँ का पता नहीं तो बताओ ऐसी कितनी ही लापता गंगा और गायत्री होगी, ऐसी कितनी अदिति होगी। और अगर इनका कारोबार इतना बड़ा है तो मैं कह सकती हूँ कि इसमें ना जाने कितनी ऐसी बच्चियां भी होगी जो खिलने से पहले ही मसल दी गई होगी। तो मैं तो इनके षड्यंत्र उजागर करने से पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। सुकन्या के स्वर में दृढ़ता थी। अर्जुन उसके चेहरे पर एक तेज देख रहा था। वह अब भी कसम में था कि क्या करे और क्या ना करे। उधर हरिया गणपत के पीछे पीछे बाहर निकल आया था। चौकीदार गेट में ताला डाल रहा था। चलो अब कोई नहीं आएगा, बला टली, हरिया ने कहा तो वह चौंक गया। साहब आप आराम करो जाकर, हम तो पहरा देने के लिए बने हैं, वही करेंगे। चौकीदार चौंक गया था। नहीं, आज हम एक दूसरे का दर्द सुनेंगे। मैं तुम्हें अब भी पहचान नहीं पाया हूँ और मैं ये सोचकर सो भी नहीं पा रहा हूँ
कि तुम हो कौन। हरिया ने चौकीदार का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाने लगा। क्या साहब आप भी? मैं तो सोचता था कि आप जान गए होंगे। 9-10 साल तो हो गए आपको यहाँ। मैं तो पहले दिन ही पहचान गया था। चौकीदार के यह कहने पर हरिया चौंक पड़ा था। क्या कह रहे हो तुम? आखिर तुम हो कौन? हरिया ने घूर कर उसे देखा था। दोनों अंदर आकर बैठ गए थे। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? हरिया ने पूछा। आपके बारे में सब जानता हूँ, पर मेरी समझ से परे है कि आप इस दलदल में खुद ही क्यों कूद गए। यहाँ से निकल नहीं सकते, बल्कि यहाँ सब गंवाना पड़ता है। शून्य में ताक रहा था चौकीदार। देखो, पहेलियां ना बुझाओ और सच बताओ। 3:30 हो गए सुबह के। अभी सब जाग जाएंगे और फिर बात नहीं हो पाएगी। हरिया ने कहा। आप गायत्री और गंगा की खोज में आए हैं ना? चौकीदार ने धीरे से पूछा। गायत्री और गंगा? तुम कैसे जानते हो गायत्री और गंगा को? और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? हरिया खड़ा हो गया था। तो तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। तभी मैं कहूँ कि मुझे इतने सालों में उसका पता क्यों नहीं चला। तुमने मेरा सच बताया होगा उस कमीनी औरत को। आंखें गुस्से से लाल हो गई थी हरिया की। ना, मैं आपकी जासूसी कर रहा हूँ, और ना ही मैंने पद्मनी को कुछ बताया। पहले शांति से बैठो, फिर बताऊंगा सारी बात। आवेश सच को जानने या मानने नहीं देता। चौकीदार ने शांत स्वर में कहा। बातें तो दार्शनिक जैसी कर रहे हो और काम चौकीदार का करते हो। बेवकूफ किसी और को बनाना। तुम सब उसके जासूस हो। हरिया गुस्से से बोला। तुम शुरू से ही ऐसे हो। तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, जबकि तुम भी जानते हो कि तुम्हारे गुस्से से कभी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी यह बात भी चौंकाने वाली थी। हरिया वास्तव में ऐसा ही था, पर इस आदमी को यह कैसे पता? इस बार हरिया ने उसके चेहरे पर आंखें गड़ा दी, पर वह फिर भी पहचान ना सका कि आखिर यह व्यक्ति कौन है। यही होता है क्रोध में किया गया काम व्यक्ति को याद नहीं रहता। अगर ऐसा होता तो व्यक्ति क्रोध करना छोड़ देता। चौकीदार से अब हरिया की व्यग्रता देखी नहीं गई। ऐसा है कि तुम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो कभी पूरा नहीं होगा। यहाँ हर व्यक्ति खो जाता है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम्हें शायद ही मिले, क्योंकि मैं तो यहीं रहता हूँ। मेरा परिवार भी यही था, पर मैं क्या कर पाया? सब खो गया। किसी को साथ न रख पाया। बदले में मिली चौकीदारी। क्या बक रहे हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो, और तुम्हें यह कैसे पता कि मैं किस काम के लिए आया हूँ, और क्या जानते हो मेरे बारे में? अब बहुत हुई गोलमोल बातें। चौकीदार हरिया को देखकर पहले खिन्नता से हंसा, फिर बोला कि बैठ जाओ। गंगा के पति, गायत्री के जीजा। कितने अजीब हो तुम। ऐसे कोई अपनी पत्नी और साली का साथ निभाता है भला? पहले तो गंगा को बिना जांच परखे गायत्री के ससुराल में भेज दिया, और फिर पलटकर भी ना देखा अभी जिंदा है कि नहीं। और अब वह लापता है तो प्रेम जाग गया तुम्हारा। ये तुम्हारा प्रेम नहीं, मजबूरी है, और मजबूरी के काम में हौसला नहीं होता, ना ही कुछ कर गुजरने का भाव। व्यंग्य था चौकीदार के स्वर में। ठीक है, मैं गलत हूँ। मैं गंगा को गायत्री के ससुराल में कब भेजा? मैं गायत्री को ढूंढने आया था। गंगा कब आई? गंगा तो घर से ही गायब हुई थी। पर तुम जो इतना जानते हो, तो इस सब में निश्चित ही तुम्हारा हाथ है। दूसरों को दोष देने से पहले यह तो बताओ कि मुझ पर तंज कसने वाले तुम होते कौन हो? हरिया को यकीन हो चला था कि यह व्यक्ति धूर्त है और उसे बातों में उलझाए हुए है। दर्द गहरा गया था उस व्यक्ति की आंखों में। तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ? नहीं, बेवकूफ तो मैं बना हूँ, पर जब आंखें खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पिता भी पद्मनी के परिवार के सेवक थे। बात उन दिनों की है जब पद्मनी का परिवार
शहर में रहता था, तब पद्मनी के दादा ने इस हवेली का जिम्मा मेरे दादा को सौंप रखा था। वो इसकी देखभाल करते थे। मेरे पिता भी अपने पिता के इस कार्य में सहयोग करते थे, उनकी खेती बाड़ी संभालते थे। मुझे वह समय याद नहीं, क्योंकि मैं मामा के घर में था। मेरी माँ अधिकतर वहीं रहती थी। उन्हें ना तो यह हवेली पसंद थी और ना यह गांव, क्योंकि पद्मनी का परिवार जब यहाँ लौटा तो बहुत कुछ बदल गया था। फिर एक दिन मेरे पिता ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। इस बात पर मेरी माँ मेरे पिता से बहुत लड़ी कि उन्हें पद्मनी के परिवार द्वारा बताया रिश्ता पसंद नहीं था। लेकिन पिता विवश थे और उन्होंने अपनी व्यवस्था माँ को बताई और यह भी कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो खुशी खुशी उनकी बात मान लेने में क्या बुराई है। मैं उस समय अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरी माँ मुझे इस दलदल से दूर रखना चाहती थी। हम लोग वैसे भी इस गांव के नहीं थे। पहले तो आसपास बहुत छोटे छोटे गांव थे, जहां 20-25 घर बन गए वही गांव या ढानी बन जाती थी। हवेली का रसूख हर गांव में था, पर हवेली के काम ने पिता को पूरी तरह से यही का निवासी बना दिया था। पहले तो पद्मनी के पिता ने मेरे पिता को जमीन और खेती बाड़ी दे उसका मालिक बनाया, और फिर अपनी उंगलियों पर नाचने वाला गुलाम। ये यही करते हैं, पहले आदमी की भावनाओं से खेलते हैं और फिर उसकी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाते हैं। मेरा रिश्ता तय हो गया, और जानते हो किससे तय हुआ? गायत्री से। मैं ही हूँ वह व्यक्ति जिसने गायत्री। चौकीदार की बात अधूरी ही रह गई। हरिया ने झपट कर उसकी गर्दन पकड़ी। तो तुम हो गायत्री का जीवन बर्बाद करने वाले? यहाँ बैठकर गर्व से बता रहे हो? बताओ गायत्री कहाँ है और उसके साथ तुमने क्या किया? चौकीदार ने मुश्किल से अपनी गर्दन छुड़ाई। तुम पहले पूरी बात सुनो, फिर बताना कि मैं कितना गुनहगार हूँ, समझे? जब हम तुम्हारे ससुराल रिश्ता लेकर गए तो गायत्री को देख सबका मन खुश हो गया। मेरी माँ सब कुछ भूल गई। उनके काले कलूटे बेटे को इतनी सुंदर लड़की मिल रही थी, और परिवार वह भी तो अच्छा था। पद्मनी और उसके पिता ने हमारी इस खुशी की कीमत लगाई और यह शर्त रख दी कि ब्याह के बाद हम लोग इसी गांव में रहेंगे। माँ मेरी खुशी में खुश थी। उस समय सच किया था वह किसी को नहीं पता था, जैसे आज पता नहीं है। यह कहकर चौकीदार ने गहरी सांस ली। पिता तो पहले से ही यहाँ थे। घर जमीन सब हवेली का था, पर जाना हमारा जाता था। तुम्हारे परिवार ने भी यह सब देखा तो उन्हें भी संतोष हुआ कि गायत्री को अच्छा परिवार मिल रहा है। फिर हमारी शादी हो गई। गायत्री घर आ गई। रहस्यमयी प्रथा के बाद गायत्री बड़ी थकी थकी सी थी। कम उम्र और परिवार से बिछड़ना उसे दुखी कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह परिवार में घुल मिल गई। मैं नौकरी ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे गांव में नहीं रहना था, और मेरी माँ की भी यही इच्छा थी। फिर एक दिन पद्मनी घर आई और उसने कहा कि वह गायत्री को हवेली में रखना चाहती है। आप लोग चाहो तो साथ रह सकते हैं। यह प्रस्ताव अटपटा था। पिताजी ने सोचने के लिए समय मांगा, जो उन लोगों को खर गया। अगले दिन ही उस घर जमीन के खरीदार आ गए। यह बड़ा आश्चर्यजनक था। मेरी माँ मुझे और गायत्री को लेकर मामा के घर जाना चाहती थी, पर पद्मनी ने न जाने अकेले में उनसे क्या कहा कि मेरी माँ हवेली में रहने को तैयार हो गई। हमें अब तक उनके षड्यंत्र का पता नहीं था, पर उस दिन के बाद मेरी माँ हंसना भूल गई। बहुत पूछा मैंने, पर वह यही कहती कि तू इसे ले जा जल्दी और यहाँ से कहीं दूर चला जा। नौकरी मिलना आसान नहीं था। मैं सच भी नहीं जानता था। पिता ने कभी पद्मनी के सामने मेरी नौकरी की बात छेड़ दी होगी, तो उन्होंने मुझे शहर में अपने परिचित के यहाँ नौकरी पर लगवा दिया। मैं खुश था, मकान ढूंढ रहा था कि गायत्री को साथ रखूंगा, पर वह चुप हो गया। पर क्या, जल्दी बताओ। हरिया बेसब्र था। मेरी माँ बीमार हो गई। उसकी देखभाल के लिए गायत्री का साथ रहना जरूरी था। मैं हफ्ते में एक बार ही आ पाता। छुट्टी ही नहीं देते, या शायद देना ही नहीं चाहते थे। पर जब भी आता मुझे गायत्री और भी ज्यादा बुझी हुई
उदास और थकी हुई सी लगती। मैं उससे पूछता कि बात क्या है। वह चुप रहती और कुछ नहीं बोलती। उसने कभी कुछ नहीं बताया। माँ भी चली गई। मैंने पद्मनी से कहा कि मैं गायत्री को साथ ले जाना चाहता हूँ। उन्होंने हाँ कर दी, पूरा सहयोग किया और मेरे साथ गायत्री को भेज दिया। मैं खुश था कि अब हम अपनी गृहस्थी की शुरुआत करेंगे, परिवार बढ़ाएंगे। मैं काम पर चला जाता पर गायत्री की चिंता सताती रहती। एक दिन मुझे मौका मिल गया जल्दी घर आने का, तो देखा वहाँ ताला था। मैं परेशान कि यह कहाँ गई। तब मकान मालिक ने बताया कि यहाँ तो रोज ही ताला रहता है और कोई गाड़ी आकर उनको ले जाती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दिन मैं वहीं बैठा इंतजार कर रहा था। गाड़ी आई तो देखा पद्मनी की गाड़ी थी। उसमें उनका विश्वास पात्र ड्राइवर था। मैंने अकड़कर उससे कहा कि कल से यहाँ आना मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह ड्राइवर बस इतना ही बोला कि मैं भी अपनी नौकरी ही कर रहा हूँ और ये कहकर चला गया। मैंने गायत्री से भी बहुत पूछा कि उसे कहाँ ले जाता है, वह जाती ही क्यों है, पर वह नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली। बस उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में दर्द था, पर वह दर्द मैं नहीं समझ पाया, बल्कि मैं उससे ही नाराज था। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। मैं तो यह भी नहीं जानता था कि आखिर पद्मनी का काम क्या है। मुझे जब तक समझ में आया तब तक देर हो चुकी थी। एक दिन मैं घर पहुंचा तो गायत्री नहीं थी। मैंने आस पड़ोस में पूछा पर उस दिन कोई गाड़ी नहीं आई। मैं पूरी रात उसका इंतजार करता रहा। अगले दिन उसे ढूंढता गांव आ पहुंचा। पद्मनी को सब बताया, अपने पिता को बताया, पर गायत्री नहीं मिली। मैं महीनों शहर के उस घर में पड़ा रहा कि शायद वो लौट आए, पर वह नहीं आई। फिर मेरे पिता बीमार हो गए। घर छोड़ते हुए जब मैं जरूरी सामान इकट्ठा कर रहा था तो मुझे छोटा सा ऊन का स्वेटर मिला जो शायद गायत्री ही बना रही थी। पहले तो मेरी समझ में कुछ ना आया कि यह सब क्या है, और फिर जब समझ में आया तो पैरों तले जमीन सरक गई। तो गायत्री पेट से थी, पर उसने तो कई प्रश्न खड़े थे, मोबाइल जवाब कौन देता। उस समय तक भी मुझे पता नहीं था कि यह सब पद्मनी का क्या धरा है। फिर मैं गांव लौट आया। पिताजी नहीं रहे तो पद्मनी ने मुझे उनका काम सौंप दिया। जब यहाँ रहने लगा तो समझ आने लगा कि हो ना हो गायत्री के गायब होने में इन लोगों का हाथ है। एक दिन मैंने पूछना भी चाहा तो पद्मनी ने अंगार उगलते हुए कहा कि ये तेरी ही गलती है। अगर शहर में ना ले जाता तो गायत्री को शहर की हवा ना लगती। वह उसे गाड़ी से गांव इसलिए बुलाती थी कि शहर के गलत संस्कारों में ना पड़े। तो जब तुमने मना कर दिया तो हो सकता है कि गायत्री किसी के साथ। मैं सुन ना सका, तब से इंतजार कर रहा हूँ कि कभी तो लौट कर आएगी। फिर तुम आ गए तो मैं डर गया कि तुम मुझे पहचान जाओगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं गया मुझ पर। यही है मेरी कहानी, जो शादी के 4 सालों में खत्म हो गई। अब यहाँ बैठा झक मारता हूँ। इतना तो पता है ये लोग कुछ गलत काम करते हैं, पर क्या ये मैं कभी पता नहीं कर पाया। यहाँ से हिलना जो मना है। यह कहकर चौकीदार ने हरिया को अंदर जाने को कहा। सुबह के 4:30 बज रहे थे। हरिया उठ खड़ा हुआ। ये सब कब तक चलेगा? हम पहले ही बहुत समय खराब कर चुके। अब इनकी कमजोरी जो भी तुम्हें पता हो तो वो तुम बताओ। हम चुप नहीं बैठ सकते। बात तो ठीक है, पर अब उधर देखो, लोग उठ रहे हैं। मुझे जो भी पता होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा, पर अभी जाओ। चौकीदार ने कमरों की तरफ इशारा किया। अर्जुन, सुकन्या, हरिया और अब वह चौकीदार जिसका नाम जगपाल था। सबका मकसद एक था, लेकिन रास्ता अभी भी उलझा हुआ था। उस रास्ते पर चलने के लिए उन्हें कोई तरीका ढूंढना था। अर्जुन घर पहुंचा तो सुकन्या बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। उसका पहला सवाल यही था कि अर्जुन को कुछ पता लगा। सुकन्या कहने को तो बहुत कुछ है, पर पक्का नहीं है कितना पैसा इनके पास आ किस धंधे से रहा है। मुझे तो लगता है कि हम ऐसे ही सबूत ढूंढते रहे तो नतीजा कहीं कभी नहीं मिलेगा। अर्जुन ने निराशा से कहा। मैंने कुछ सोचा है। देखो, नाराज मत होना, बस अपने घर वालों को यकीन दिला दो कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। सुकन्या ने इधर उधर देखते हुए कहा।
और वो क्या सोचा है तुमने? अर्जुन ने पूछा। मुझे अब इनके गढ़ में सेंध लगानी होगी। तुम इसकी चिंता मत करो, बस यहाँ कोई बवाल ना मचे। मतलब क्या तुम सीधे सीधे नहीं? नहीं नहीं, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, ये तो गलत है। हम क्या चुपचाप तमाशा देखेंगे? और फिर पद्मनी तो तुम्हें पहचानती है ना? अर्जुन उठकर खड़ा हो गया था। तो मुझ पर भरोसा करो, कुछ नहीं होगा मुझे। मुझे पता है सब कैसे करना है। देखो, मैंने यह शादी भी इसीलिए की थी कि मैं पद्मोनी का भरोसा जीत सकूं। बस तुम यहाँ के बवाल का इंतजाम कर लो। और यह भी कि मैं यहाँ नहीं हूँ, ये बात पद्मनी को पता ना चले। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या करोगी तुम और कैसे? हरिया जी इतने सालों से और मैं इतने दिनों से क्या ही कर पाए हैं? आसान लग रहा है तुम्हें? पहले हरिया जी से पूछो, तुम्हें कुछ हो गया तो उनको क्या जवाब दूंगा मैं? अर्जुन मानने को तैयार नहीं था। वो मुझ पर छोड़ दो, इतना तो मुझे भी पता है कि तुम लोगों के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। पर हमें यह योजना बनानी ही होगी, जैसे रेशमी प्रथा में अब हम कुछ गलत नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वैसे ही वो अपने काम और सतर्क होकर करेंगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुकन्या की बातों में दम था। अर्जुन सोच में पड़ा हुआ था कि वह क्या करे। अच्छा, हरिया जी से बात करो। कल को तुम उन्हें यहाँ नहीं मिली तो समझाना मुश्किल होगा, अर्जुन ने कुछ सोचकर कहा। सुकन्या ने हरिया को फोन कर मिलने के लिए कहा तो उसने विवशता जताई कि अभी पद्मनी नहीं है, हवेली की पहरेदारी में छोड़कर गई है। कल वह घर ही आएगा, पद्मनी से पूछकर। ठीक है, कल से परसों नहीं मौसा जी। सुकन्या ने फोन रख दिया था। सुकन्या, मुझे अपनी योजना तो बताओ। कल को तुम पर कोई मुसीबत आई तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? मुझे इस योजना का सिर पैर तो बताओ। कहाँ जाओगी? कैसे क्या करोगी जो हम सब मिलकर नहीं कर पा रहे, वो तुम अकेली कैसे करोगी? अर्जुन अब भी संशय में था, और होना भी चाहिए, क्योंकि उसने आज तक जितना भी समझा था उससे यह काम बहुत ज्यादा खतरनाक था। किसी के गलत धंधों को गलत सिद्ध करने के लिए उसके जितना चालाक और ताकतवर होना जरूरी है, जब यही नहीं पता कि कौन पद्मनी का आदमी है। अगले दिन पद्मनी लौट आई थी। हरिया उनसे पूछकर सुकन्या से मिलने चला गया। वहां सारी बातें होना संभव नहीं था, तो हरिया ने उसे धैर्य रखने और एक नई योजना पर कार्य करने की सलाह दी, और यह भी कि वह कुछ ऐसा करेगा कि तुम भी सुरक्षित रहो और पद्मनी को भी संदेह ना हो। करीब 1 घंटे बाद हरिया लौट आया था, तो पद्मनी ने पूछा, छोरी ठीक तो है? बड़े दिनों से मारे से भी फोन नहीं मिली। बोल दे हवेली आ जाए, या ठहर भगत से मैं बात करूं। भगत सिंह के पास तो फोन था नहीं, हाँ माधव के पास था। तो पद्मनी ने उसी के नंबर को डायल किया। ए छोरा, थारे बाप से बात करा है के घर में? माधव के फोन उठाते ही पद्मनी ने आज्ञा दी। ढोक लागू पद्मनी जी, लो बापू से बात करो। पद्मनी ने भगत सिंह से सुकन्या को माधव के साथ हवेली भेजने को कहा। अभी तो मिलके गयो इसका बाप, अब की आफत आ गई। सावित्री सुनते ही बड़बड़ करने लगी। अरे तू चुप रह, होगी कोनी काम। ले जा, माधव बहू ने छोड़ा, अभी अर्जुन ने आवे में टाइम है। भगत सिंह ने सावित्री को डपटते हुए कहा। माधव ने सुकन्या को पद्मनी की हवेली छोड़ दिया। सुकन्या को देख पद्मनी बड़ी खुश हो गई। इधर उधर की बातें चलती रही। खैर खबर लेने के बाद जब पद्मनी का मिजाज सुकन्या को ठीक लगा तो, जीजी मेरी एक इच्छा है, आप चाहो तो पूरी हो सके। बोल छोरी, थारी एक नहीं सब इच्छा पूरी करूं मैं। पता नहीं थारे से स्नेह हो गया है मन्ने। मारी धीकरी है तू, बोल क्या चाहिए? लाज लगी है जीजी पर। अरे बोल बोल, संकोच कोनी कर, थारो एहसान है म्हारे पर। बवाल से बचा लियो म्हारे को। पद्मनी की आंखों में स्नेह झलक रहा था।
हरिया हैरान था कि पद्मनी तो इतना स्नेह किसी पर ना लुटाए, फिर सुकन्या पर इतनी मेहरबान क्यों है? कहीं ये मेहरबानी गायत्री की तरह तो नहीं है, जो सुकन्या को भी जाल में फंसा गायब कर दे। मुझे अपने पति के साथ घूमने जाना है। काम के बोझ में वो तो मुझसे ढंग से बात भी को नहीं कर पावे। सुबह जल्दी चला जाए और रात को थका थका आवे। अगर आप इजाजत दो और उनको छुट्टी दो तो 5-7 दिन हम कहीं घूम आए। सुकन्या ने प्यार भरे लहजे में कहा। पद्मनी पहले तो सुकन्या को घूरती रही। उनकी चुप्पी से सुकन्या को थोड़ा डर लग रहा था। हरिया भी सुकन्या को आंखें दिखा रहा था कि ये क्या बचपना है। छोरी, जे तुमने नई बात करी। अरे ब्याह बात तो घूमने फिरने को के मतलब, पति पत्नी तो एक डोर में बंध जावे तो पूरी जिंदगी साथ ही तो रवे है। फिर जे बात। पद्मनी की मनसा नहीं लग रही थी कि वे सुकन्या की बात माने, पर सुकन्या तो हटी थी और हट मनवाना भी जानती थी। आपको भरोसा नहीं ना? आपको अब भी लगे कि मेरे पति आपकी निगाहों से दूर हुए तो कहीं अदिति से ना मिले जाकर, है ना जीजी? सुकन्या ने बेझिझक अपनी बात रख दी थी। उसकी बेबाकी से हरिया घबरा गया था। छोरी चाल, पर घर चाल क्यों पद्मनी जीजी के जबान लड़ा रही है? हैसियत भूल गई के? माफी मांग और चल जा अपने घर। हरिया ने सुकन्या का हाथ पकड़कर खींचा। पर दादा, मैं कहाँ नादर की जीजी का, मैं तो पूछ रही हूँ। सुकन्या ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। जीजी, आप नाराज हो गई क्या? क्या कुछ गलत किया मैंने? ना छोरी, छोड़ हरिया इसका हाथ, बैठ। मैं सोच में पड़ गई कि जे क्या पूछ रही है तू। जे तो शहर में होवे है, गांव में कौन सुभावे जे बात। पद्मनी थोड़ा असमंजस में थी। फिर पता नहीं सुकन्या ने ऐसा क्या कहा उनके कान में कि पद्मनी उसके चेहरे को देखती रह गई। ठीक कहे तू छोरी, आज हमारी चिंता दूर कर दी तन्ने। मैं आपनो उत्तराधिकारी ढूंढ रही थी। म्हारे को लागे है कि तू बिल्कुल म्हारे जैसी है। चल, थारी बात मानी। तू जा पति के साथ, फिर थारी ट्रेनिंग शुरू करूं। अब हमारी उम्र हो गई। इस साम्राज्य की देखभाल थारे से बेहतर कौन कर सके है? पद्मनी की आंखों में सुकन्या के लिए प्रेम और विश्वास झलक रहा था। अरे जीजी, आप भरोसा करो हमारे पर। थारे साम्राज्य को देखना मैं कट्ठे से कट्ठे ले जाऊं। बस आप एक बार भरोसा कर लो। आप सोच भी ना सको कि सुकन्या किस माटी की बनी है। आपको पछताओ कोनी होवे, और मैं थारे वास्ते आपने प्राण भी न्यौछावर कर दूं। सुकन्या ने कसर नहीं छोड़ी थी गरम लोहे पर चोट करने में। ए छोरी, तेरो दिमाग ठिकाने से है? जे कैसी बात करे है तू? आपनो घर संभाल। बड़ी आई पद्मनी जीजी को साम्राज्य संभालने वाली। थारे में अकल कोनी। बड़ी बड़ी बाता से काम ना होवे। तू पक्की धूल भी कोनी जीजी की। हरिया दहाड़ उठा था। उसका मन घबरा रहा था कि कहीं सुकन्या भी गायत्री ना बन जाए। अरे अरे हरिया, छोरी से ज्यादा तो डरपोक है। अरे सुकन्या हमारी परछाई है। म्हारे को जब इस पे भरोसो है तो तू कौन होवे है रोकवे वालो? छोरी, तो आपने मन की कर, जा घूम के आ। पूरी छूट है तन्ने। पद्मनी का चेहरा चमक रहा था। पता नहीं कौन किसको जाल में उलझा रहा था। सुकन्या के चेहरे पर भी जीत के चिन्ह स्पष्ट दिख रहे थे। ए मेजर, अर्जुन ने 1 हफ्ता की छुट्टी दे दो जे हमारी आज्ञा है, समझ गए? कल से अर्जुन काम पर को नहीं आवे तो थे एडजस्ट कर लियो। सुकन्या सुन रही थी। उसने पद्मनी का आभार प्रकट किया तो पद्मनी ने हरिया को उसे घर छोड़ आने के लिए कहा। रास्ते में हरिया ने सुकन्या को खूब डांटा। उसके दुस्साहस के लिए याद दिलाया कि वह अपनी माँ की एकमात्र निशानी है। कोई ऐसा काम ना करे कि वह भी अंधेरे में खो जाए। बोल लिए मौसा जी, अब आप सुनो। मैं पहली बात तो अपने मन की करती हूँ, और दूसरी बात आप भी न जानो कि सुकन्या क्या चीज है। चिंता को नहीं करो मौसा जी, वक्त आ गयो है बदला लेने का और पद्मनी के साम्राज्य को ढाने का।
विश्वास करो कि कुछ नहीं होगा। पर तू उनके कान में के बोली, वो थारी बात कैसे मान गई? मने तो दाल में कुछ कालू लगे है सुकन्या। हरिया अब भी चिंतित और परेशान था। तूने बताया नहीं छोरी कि तूने पद्मनी के कान में क्या मंत्र फूका जो तेरी बात मान ली उन्होंने? मौसा जी, बात जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि वो मेरी बात मान गई। समय आने पर सब पता चल जाएगा। शाम को अर्जुन ने घर आकर बताया कि उसको 1 हफ्ते की छुट्टी दी गई है। पद्मनी के कहने पर तो सुकन्या हंस पड़ी। देगी क्यों नहीं, हम घूमने जा रहे हैं तो छुट्टी तो चाहिए। ये क्या कह रही हो सुकन्या? कौन कहाँ जा रहा है? अरे मुझे अदिति से मिले कितने दिन हो गए और तुम ये अलग ही खिचड़ी पका रही हो। अर्जुन झल्ला उठा था। खिचड़ी? इस खिचड़ी में तो सबकी जिंदगी उलझी हुई है। आप समझते क्यों नहीं कि अब खिचड़ी से काम नहीं चलेगा, अब सब अलग अलग करना पड़ेगा। सुकन्या ने जवाब दिया। मतलब ये तुम्हारी लच्छेदार बातें मेरी समझ में नहीं आती। क्या करना चाहती हो तुम? और घूमने जाने से ये सब ठीक कैसे होगा? सब अभी जान लोगे क्या? पहले मैं जो कह रही हूँ वो करो। मुझे भी इस सब से निकलना है। माना कि तुम्हें अदिति से मिलना है तो क्या मिलकर ही काम चलाओगे? उसके साथ रहना है या नहीं? अब तक सब अपने अपने तरीके से इस रास्ते पर चल रहे थे, अब मेरे बताए रास्ते पर भी तो चल लो। सुकन्या ने इस बार जो कहा उससे अर्जुन को भी लगने लगा कि क्या हर्ज है इसकी बातें मानने में। और फिर अगले दिन अर्जुन और सुकन्या घूमने के लिए हिल स्टेशन की कहकर निकल गए। इस पर सावित्री खूब नाराज हुई और आनंदी उसकी नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई कि देवर जी को इसने अपना गुलाम बना लिया है। वही बातें कि हम तो नहीं गए घूमने और जे नई रीत चला रही है। खैर वो लोग शहर में ही थे, कहीं नहीं गए थे। सुकन्या ने अर्जुन को अब अपनी योजना बताई। देखो, 1 हफ्ते का समय बहुत है, अब दूर से देखने का नहीं बल्कि आग में कूदने का समय है। बताओ, अब तक तुमने उस ऑफिस में क्या देखा? क्यों? क्या इसलिए तुम ऑफिस पर बारीकी से नजर रखने को कह रही थी? इरादा क्या है? अर्जुन चौंक गया था। सुकन्या उससे पहले भी कई बार ऑफिस की स्थिति की जानकारी मांग चुकी थी। अरे तुमने देखा तो होगा ही कि वहाँ रात में कौन रुकता है और उसमें अंदर कैसे जा सकते हैं। मैं कोई तफरी करने नहीं आई हूँ, मुझे बस एक ठोस सबूत चाहिए। ओ तो सुनो, रात में एक गार्ड रहता है और ऑफिस रात को लॉक्ड रहता है, पर वहाँ कुछ लोग काम करते रहते हैं क्योंकि वह कॉल सेंटर जैसा है और मैनेजर 10 से लेकर 12 बजे तक अपने घर चला जाता है। अर्जुन अब भी नहीं समझ पाया था कि यह क्या करने वाली है। ठीक है, आज रात तुम 10 बजे मुझे वहाँ छोड़ देना ताकि मैं अपना काम कर सकूं। तुम वहाँ नहीं आओगे क्योंकि तुम्हें सब जानते हैं। सुकन्या की बात सुनकर अर्जुन हैरत में पड़ गया। ये क्या कह रही हो तुम? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? इतना आसान होता तो मैं नहीं कर लेता यह सब। अर्जुन लगभग गुस्से से चीख उठा था। आसान तो नहीं है पर मैं कर सकती हूँ। रही दिमाग की बात तो मैं पूरी तरह से फिट हूँ और मेरी योजना में कोई झोल नहीं है। समझ गए? मेरी चिंता मत करो। मैं आज तक अकेले ही पली बड़ी हूँ और अकेले पली बड़ी तो इसका क्या मतलब है? तुम जासूसी भी कर लोगी? तुम कोई एजेंट या सीआईडी ऑफिसर तो हो नहीं जो इस राज का अकेले ही भंडाफोड़ कर दोगी। इस बार सुकन्या की हंसी रहस्यमयी थी। बोली, मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगी। तुम साथ दोगे तो थोड़ा आसानी होगी। वैसे मुझे अभी कहीं जाना है तो शाम तक वापस आ जाऊंगी। कहकर सुकन्या ने आंखों पर काला चश्मा लगाया, कपड़े से मुंह कवर किया और बालों को जूड़े के रूप में बांधा तथा चली गई। अर्जुन स्तब्ध सा बैठा था। इतने महीनों में उसने सुकन्या के अनगिनत रूप देख लिए थे। औरतें अबला होती है,
इस उक्ति पर उसे संदेह हो रहा था। एक और पद्मनी थी जो औरत होकर पता नहीं कौन सा घृणित काम कर रही थी। दूसरी ओर सुकन्या थी जो उनके साम्राज्य को ढाने के लिए कृत संकल्प थी। और तीसरी ओर थी अदिति जो अपनी हालत पर आंसू बहा रही थी। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि औरत के ये कैसे रूप है। पद्मनी औरत होकर औरत की दुश्मन है। उसने पता नहीं कितनी लड़कियों का जीवन बर्बाद किया होगा, पर सुकन्या वह तो सही कर रही है। उसे उसका साथ देना ही होगा। उसे अकेले तो इस सब में कूदने नहीं दे सकता। शाम को सुकन्या जब आई तो उसका हुलिया ही बदला हुआ था। लंबे बाल छोटे हो गए थे। चेहरे पर भी कुछ तो अंतर था, शायद भौं का। एक बैग भी था उसके पास। उसने वह बैग नहीं दिखाया अर्जुन को, बस इतना ही पूछा, तैयार हो अर्जुन? या फिर अब भी औरत को लेकर प्रश्नों से जूझ रहे हो? अरे यार, गांव की दुनिया से बाहर निकलो। अपनी माँ आनंदी, भाभी अदिति से अलग सोचो। वह वास्तव में औरत है। वो औरत जो घर की देहरी को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानती है। मैं उन जैसी नहीं हूँ यार। और मैं कैसी हूँ ये तुम्हें वक्त बताएगा। बस अब 9:30 बजे तुम मुझे वहाँ छोड़ देना, ठीक है? और ये लो तुम्हारी ड्रेस और ये कैप और मास्क। सुकन्या के सामने वह खुद को छोटा पा रहा था। सुकन्या का हौसला देख उसे आश्चर्य हो रहा था। यह इतनी साहसी कैसे हो सकती है? इसे डर क्यों नहीं लग रहा? बहुत से सवाल थे पर जवाब नहीं थे। सुनो अर्जुन, खाना हल्का ही खाएंगे। आलस काम में व्यवधान उत्पन्न करता है। सो कुछ ले आओ। जल्दी खाकर कमर सीधी कर लेते हैं। आज रात बहुत कुछ होना है और आज के बाद भी बहुत कुछ होना है। सुकन्या यह कह बिस्तर पर लेट गई थी। अर्जुन उसकी आज्ञा मानने वाला लग रहा था। क्या करने वाली है सुकन्या? क्या होगा कहानी में आगे? कौन है सुकन्या? क्या सुकन्या का सच अर्जुन जान पाएगा? क्या क्या रहस्य है इस कहानी में? धीरे धीरे सभी के रहस्य खुलेंगे। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।